दोपहर का वक्त था जब सब फूड देख वापस आ चुके थे। गर्मी की वजह से वो पसीने से भीग चुके थे, इसलिए सबने जाकर पहले शावर लिया और फ्रेश होकर बाहर आए। आज इतने दिनों बाद सभी बहुत ज़्यादा खुश और एक साथ थे। जब अंश और वंश ने जैक को मुस्कुराते हुए आते देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वंश तो फूल छेड़ने वाले मूड में आकर कहता है, कोई आज बड़ा चमक रहा है। ये साबुन का कमाल है या किसी के साथ का। जैक ब्लश करने लगा तो सबने जोर जोर से हुटिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तो सुना था तुम आज वापस जाने वाले हो, तो जेट रेडी करा दूं? वंश फिर से छेड़ा। ठीक है, अब बस भी करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जैक ने कहा तो वंश ने उसे साइड कर हक कर लिया। उसने कहा, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए भाई, लेकिन सोच लो, घर तुमने छोड़ा था और मैं आसानी से दोबारा घुसने नहीं दूंगा। मेरे बाप, तुम्हारे पैर पकड़कर आशीर्वाद लूंगा, तब तो आने दोगे ना? जैक के कहते ही वंश ने अपना हाथ दिखाकर कहा, अवश्य वत्स। अंश ने उसे अपनी तरफ खींचा और गले लगाते हुए कहा, फाइनली तुम घर आ रहे हो। और अगर इरादा बदलना है तो सोच लो, वंशैन को तो तुम्हें नहीं देने वाला। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी के लिए घर छोड़ा था, अब उसके पास जाने के लिए घर वापस आना पड़ेगा, जैक ने कहा। और फिर वंश की तरफ देख, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अब दूसरे मैनेजर को ढूंढना चाहिए? कैसा होगा अगर तुम मेरा वाला लेकर अपना वाला मुझे दे दो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? वंश चिल्लाकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और जैक से दूर भागने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था जैक उसके पीछे पड़ने वाला है। कैसी हंसी मजाक में दिन गुजरा, उन्हें खुद भी पता नहीं चला, इस बात से अनजान कि एक खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़कर घात लगाए बैठा है। उनका शिकार करने के लिए डेविड पुल के पास खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी जैक उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया, उसे अपने पास आया देख डेविड ने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और उसकी तरफ मुड़कर, बॉस कुछ काम था? जैक ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो डेविड की सांसें चढ़ गई। उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे जैक उसे शूट करने वाला है। जैक चिढ़ गया, उसने कहा, जान नहीं ले रहा, बस कुछ पूछना था, डेविड ने कहा और रिलैक्स होकर सीधा खड़ा हो गया। शैन के पेट पर किसी सर्जरी का निशान है, तुम्हें पता होगा ना, कैसे आया? जैक ने उसकी आंखों में झांककर पूछा तो डेविड ने नज़रें झुका ली। उसने धीरे से कहा, क्या मुझे आपको बता देना चाहिए, उसे पता चला तो? जैक ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, और अगर मुझे नहीं बताया तो? जैक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डेविड ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, उस एक्सीडेंट में उसकी एक किडनी डैमेज हो चुकी थी इसलिए। लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में उससे कुछ मत कहना, वो मुझ पर भरोसा करता है और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो मेरे छोटे भाई जैसा है। उसने एक्टिंग करने के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। जैक ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, पहले से पता था मुझे, अब जाओ तुम। डेविड तो चला गया, लेकिन जैक अब भी वहीं खड़ा रहा। उसका ध्यान एक ही बात पर अटक चुका था, उसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी। रात का वक्त था जब शैन कमरे में बैठा फिर से कैमरा चेक कर रहा था। बीच की साइड उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने जूम कर देखा तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन वहाँ कोई गार्ड्स मौजूद नहीं थे। उसने फौरन फ़ोन उठाया और उन गार्ड्स को लगाया जो वहाँ ड्यूटी पर थे। 2-3 बार भी ट्राई करने पर वो फिर से ध्यान लगाकर फुटेज देखने लगा और एक जगह को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो फौरन उठा और गन्स लेकर नीचे की तरफ भागा। उससे पहले उसने सभी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था। नीचे पहुंचते हुए वो हाँफ रहा था और उसे ऐसे देख सब अपनी जगह से खड़े हो गए। किसी के कुछ कहने या पूछने से पहले उसने कहा, हमें निकलना होगा। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि एक गोली सीधा आकर उसके दिल से होती हुई पीछे दीवार से धंसी। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई और जैक के मुंह से दर्द के साथ धीरे से निकला, शैन। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जैक उसकी तरफ भागा और उसके दिल पर हाथ रख खून रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा।
किसी के कुछ समझने से पहले ही वहां और भी गोलियां चलने लगी। वंश ने सोनू को अपनी तरफ खींचा, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक गोली आकर उसकी गर्दन में जा लगी। एक तेज सिसक के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। गर्दन से खून की धार बेफिक्र फर्श पर फैल रही थी और वंश की लाल हो चुकी आंखों में आंसू भर आए। वो जड़ बना एकटक सोनू की अधखोली आंखों में देख रखा था, जो उसकी तरफ ही बनी हुई थी। अंश की तरफ भी एक गोली आई, पर उसे एक्सेल ने अपनी पीठ पर ले लिया और वो भी वहीं गिर पड़ा। किटी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ क्या हो रहा था उसकी समझ से बाहर था, या यूं कहो तो वो किसी सदमे में जा चुकी थी। अंश धीरे से पलटा तो देखा एक्सेल के पास ही उसकी प्रिंसेस नीचे खून से लथपथ पड़ी थी। अंश ने वंश की तरफ देखा, वो हिल भी नहीं रहा था। अंश उसके पास गया और उसे कंधे से हिलाकर जोर से चिल्लाया, वंश होश में आओ। तब जाकर कोई बात वंश के कानों में पड़ी और उसने अपना रुमाल निकालकर सोनू की गर्दन पर लगाकर खून बंद करने की कोशिश करने लगा। अंश चिल्लाया, जेट में डॉक्टर की टीम रेडी करो। कुछ कार्स ने फौरन एक्सेल को उठा लिया और छुपते हुए बाहर की तरफ दौड़े। सोनू को अंश ने उठाया हुआ था और वंश अब भी खून रोकने की कोशिश कर रहा था। जैक ने शैन को उठाकर गुस्से में कहा, नेल्सन, एक भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। नेल्सन ने फौरन मशीन गन निकाली और उसे कवर देते हुए आगे चलने लगे। हमला करने वाले सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए अंश और जैक के बहुत सारे गार्ड्स मर चुके थे। इसलिए सबके पास यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वो जेट में पहुँचे, डॉक्टर पहले से ही रेडी थे। उन तीनों को फौरन इलाज के लिए ले जाया गया। अंश को यहाँ से निकलने सही लगा, क्योंकि ये दूसरी बार था जब इतने गार्ड्स होने के बावजूद उन पर अटैक हुआ। उसने दुबई वापस जाने का फैसला किया। रिसोर्ट में अनगिनत लाशें पड़ी हुई थी और माहौल शांत हुआ था। आधे हमलावर तो सबके निकलने के फौरन बाद निकल गए थे और बाकी सबको गार्ड्स ने जिंदा नहीं छोड़ा था। दुबई के एयरपोर्ट पर जेट लैंड हुआ और सबको मेंशन शिफ्ट कराया गया। ये वाला हेवन मेंशन मुंबई के चौहान मेंशन के मुकाबले कई ज़्यादा बड़ा था। यहीं पर तीनों माफिया किंग्स का बचपन गुजरा था। जेनिफर को उनके आने की पहले से ही खबर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने मेंशन में ही पूरी तैयारी करा दी थी। इमरजेंसी के लिए पहले से ही सभी मेंशन में हॉस्पिटल रूम और बेस्ट डॉक्टर्स की टीम रेडी रहती थी। सबकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और बाहर भी परेशानी से बाकी लोगों की हालत भी खराब थी। अपने डैड को देख जैक उनके गले जा लगा और किसी बच्चे की तरह रोने लगा। किसी ने भी पहले उसे ऐसे नहीं देखा था, खुद जेनिफर ने भी नहीं। अंश को तो इस वक्त कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक तरफ वंश जैसे सदमे में जा चुका था और सोनू की ऐसी हालत। अपने दिल पर आज जिम्मेदारी का बोझ उसे महसूस हो रहा था, जिसके चलते ना वो जैक की तरह रो सकता था और ना वंश की तरह चुप रह सकता था। काश वो इन सब से दूर अपने भाई और प्रिंसेस के साथ सुकून भरी जिंदगी जी पाता। आज सोनू की जो भी हालत थी, उसकी वजह से वो खुद को मान रहा था। अपने किए फैसले पर उसे पछतावा होने लगा था। क्या एक मासूम को उसकी डेविल दुनिया में लाना सही था? वो तो एक पीसफुल लाइफ डिज़र्व करती है। एक तरफ बैठे वंश के मन में एक ही बात चल रही थी, मेरे होते हुए प्रिंसेस को गोली लगी, मैं उसे बचा नहीं पाया। जेनिफर अंश के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा तो बहुत शांति से अंश ने उन्हें गले लगाकर आंखें बंद कर ली। बहुत वक्त बाद मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। गॉड इतने निर्दय नहीं कि उन खुशियों को तुमसे दूर करे। जेनिफर ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आई। उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा पा रहा था, जो कि अंश और वंश दोनों साफ साफ घबराए हुए देख पा रहे थे और एक दूसरे की तरफ बोलने का इशारा कर रहे थे। एक डॉक्टर ने हिम्मत कर कहा, देखिए हमने पूरी कोशिश की पर ये डॉक्टर, जैक चिल्लाया, अगर जिंदा वापस जाना है तो तीनों को होश में लाओ। वो गुस्से से पागल हो चुका था।
फिर से शैन को खोना मतलब सांसें निकाल कर रख देना था। वंश अपनी जगह से खड़ा हुआ और डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। उसकी लाल आंखें देख डॉक्टर की जान हलक में अटक गई थी। वंश ने सर्द आवाज़ में कहा, मेरी प्रिंसेस को अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। सर, हमने सर्जरी कर दी है। मिस्टर एक्सेल आउट ऑफ डेंजर है, पर मिस्टर शैन और मैम। डॉक्टर की ज़बान बंद हो गई क्योंकि अंश ने हाथ में गन लेकर उसकी तरफ पॉइंट कर दी थी। जो बोलना है 1000 बार सोचकर बोलना। जितना पैसा चाहिए ले लो, पर उन्हें ठीक करो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम ठीक नहीं रहोगे। अंश की सर्द आवाज़ से पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। हम करेंगे सर, हम करेंगे, उन्होंने डर से कांपते हुए कहा और वापस अंदर चले गए। अंश गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। एक लड़की भागते हुए हेवन मेंशन में प्रवेश करती है। आते हुए किसी ने भी उसे नहीं रोका। कंधे तक आते बाल भागते हुए लहरा रहे थे। वो सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ जाकर रुकी। उसने देखा सब लोग परेशानी से वहाँ खड़े हैं। ये कियारा थी, जिसे हुए अटैक के बारे में खबर मिलते ही वो दौड़ी चली आई। उसकी नज़रें सबके बीच शैन को ढूंढ रही थी और ऐसे ही चलते हुए वो डेविड के पास पहुंची। शैन कहाँ है? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। डेविड ने परेशान होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। डेविड भी हिम्मत कर उसके पास बैठा और उसे अपने गले से लगा लिया। अंश वापस अपनी जगह आकर बैठा जहाँ पहले से ही वंश बेसुध सा बैठा था। अंश ने उसका सर सहलाया और अपने कंधे पर रख लिया। डेविड, प्रिंसेस को ठीक करो, मुझे वो चाहिए, हमेशा मेरे पास चाहिए। कहते हुए वंश की आंखों से आंसू बहकर अंश के कंधे को भिगोने लगे। अंश ने कसकर अपने होंठ दांतों में भींच लिया। आखिरी बार तुमने ये बात माँ की मौत पर कही थी, अपने मन में कह अंश तड़प उठा। आंखों में आंसू जमा होने लगे और मन में एक ही प्रे थी, प्रिंसेस को ठीक करो। अंदर डॉक्टर्स ने सर्जरी पहले ही पूरी कर दी थी, पर शैन और सोनू दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल थी। गोली शैन के दिल के बहुत करीब लगी थी और ब्लड लॉस की वजह से उसके ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे। सोनू की गोली गर्दन पर लगी थी और डर इस बात का था, अगर उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए तो वो कभी बात नहीं कर पाएगी। अंदर डॉक्टर्स अपनी जान के लिए भगवान से एक ही प्रे कर रहे थे कि दोनों को जल्दी होश आए और वो सही सलामत हो। 48 घंटे बाद बाहर मौजूद लोगों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। खाना तो दूर, किसी ने पानी की बूंद तक को मुंह न लगाया। इन 2 दिनों में डॉक्टर्स को भी उसी हालत में रहकर पेशेंट के होश में आने तक का इंतज़ार करना पड़ा। इस सब के बाद भी वंश और जैक ने उन्हें टॉर्चर करके छोड़ा था। एक्सेल को होश आ चुका था और वो अपने कमरे में मौजूद था। किटी पूरे 2 दिन से जागकर उसका ख्याल रख रही थी। एक्सेल के लाख समझाने के बाद भी वो उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। अंदर डॉक्टर्स की जान में तब जान आई जब सोनू और शैन को होश आने लगा। एक डॉक्टर भागते हुए बाहर आया और जब उन्हें बताया तो सबकी जान में जान आई। वो लोग दोनों से मिलना चाहते थे, पर डॉक्टर ने कहा, आप लोगों को देख शायद वो भावुक हो जाए और उनकी कंडीशन अभी भी नाजुक है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। सब खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगे। जेनिफर ने कहा, सब लोग जाकर पहले अपनी हालत ठीक करो, वरना तुम लोगों को ऐसे देख ही वो और बीमार हो जाएगी। वंश ने फौरन कहा, यस अंकल, यू आर राइट। प्रिंसेस मुझे ऐसे देखेगी तो मेरा चार्म कम हो जाएगा और मुझे रूम भी देखना होगा, उसे पसंद आएगा या नहीं। तो मैं जाता हूँ। जेनिफर ने हाथ दिखाकर जाने के लिए कहा। उन्होंने जैक की तरफ देखा तो उसने भी फौरन अपनी तरफ देखा और बालों में हाथ फिराकर कहा, ही इज़ राइट, मुझे भी जाना होगा। जेनिफर और अंश दोनों ने अपनी गर्दन हिला दी। दोनों एक जैसे ही जो थे। डेविड ने कियारा को सहारा दिया और उसे लेकर रूम की तरफ बढ़ा। अंदर ले जाकर उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास उठाकर थोड़ा सा पानी पिलाया, जो उसने मुश्किल से पिया होगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाया, डेविड ने कहा
और जैसे ही जाने के लिए बढ़ा, कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खड़ी हुई और कसकर डेविड को हग कर लिया। डेविड ने उसकी पीठ पर एक हाथ रखा और दूसरा उसके सर पर। कियारा ने कहा, सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। डेविड ने उसके बालों में चूम लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर कहा, तुम्हारा हक है मुझ पर चिल्लाने का, गुस्सा करने का, नाराज़ होने का और प्यार करने का भी, और ये चीज़ मुझे कभी भी बुरी नहीं लगेगी। कियारा दूर हुई और उसके गाल पर किस कर कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। डेविड ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, बस अब रेडी हो जाओ, मैं खाना लेकर आया। कियारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। डेविड उसके जाते ही नीचे चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर वंश ने दरवाज़ा खोला तो उनका रूम आज बदला बदला सा लग रहा था। अंश भी उसके पीछे आया और देखा तो उनके रूम पहले पूरे ब्लैक कलर में थे, जो कि अब पिंक के साथ मिक्स हो चुका है। काले रंग के पर्दे हटाकर वहाँ सफ़ेद और पिंक कलर ने ले ली। बुक शेल्फ के पास अब एक और शेल्फ थी जिसमें अलग अलग टाइप के टेडी बियर थे। पूरे कमरे को उनकी प्रिंसेस को जैसा पसंद आए उसी ढंग से सजाया हुआ था। वंश ने वेयर ड्रॉप चेक किया, वहाँ भी कियारा ने सब कुछ सेट कर रखा था। उसके सर से लेकर पैर के नाखून तक जो भी चीज़ चाहिए सब मौजूद थी। वंश खुश हो चुका था। उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अंश की आंखों में नींद थी, इसलिए उसने शर्ट उतारी और बेड पर जाकर लेट गया। कुछ ही पलों में उसकी भी आंख लग गई। इन 2 दिनों में उन्होंने कोई काम या फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया था। ना जाने कितने ही कॉल आकर कट हुए, पर उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता सोनू की थी, जो उनकी सबसे अनमोल चीज़ थी। जैक और कियारा बिना किसी की परवाह किए उसके पास जाकर दोनों तरफ से बैठ गए, लेकिन कियारा को देख शैन की सांसें अटक गई थी। अगर उसने जैक के बारे में कोई सवाल किया तो उसे सब कुछ बताना होगा, और उसके बाद कियारा क्या करेगी ये उसे भी नहीं पता था। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। कियारा ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ शैन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जैक ने फ़ौरन डॉक्टर को आवाज़ दी। 24 घंटे बीत चुके थे और सब लोग शैन और सोनू को देखने के लिए बेचैन थे। डॉक्टर्स ने एक आखिरी बार उनका चेकअप किया और बाहर आकर कहा, आप लोग अब उनसे मिल सकते हैं। सब खुश हुए और अंदर चले गए। दोनों के ही बेड एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लगे हुए थे और बीच में एक कांच की दीवार थी। दोनों के हाथों में ड्रिप लगी थी, पर सोनू के मुंह से अब तक ऑक्सीजन मास्क नहीं निकाला था क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शैन आंखें खोल सबको देखने लगा। शैन ने डेविड की तरफ देखा और आंखों से ही इशारा किया, जिसका मतलब वो अच्छे से समझ गया था। उसने कियारा से कहा, शायद हम सबको एक साथ देख वो डर गया है। उसे देख लिया ना, अब बाहर चलते हैं। उसे आराम की ज़रूरत है। जब ठीक हो जाएगा तब अपना प्यार जता लेना। बाकी सब भी उसकी बातों में हामी भरने लगे। डेविड कियारा को बाहर ले गया और अब उसके पास सिर्फ जैक मौजूद था। शैन ने उसकी तरफ देखा, जो उसकी आंखों में आंसू थे। उसको अपना दूसरा हाथ फैलाया और जैक को अपने करीब बुलाया। बहुत धीमे से जैक ने उसे गले लगा लिया। शैन ने उसके गाल पर किस कर कहा, प्लीज़ मत रोइए, आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है मेरी। जैक ने उसके गाल हाथों में थामे और कहा, खुद रुलाकर रोने से मना करते हो? जान निकल गई थी मेरी, वो भी दूसरी बार। इतने सालों बाद मिले तब भी खून से सने थे। प्लीज़ बच्चा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, मुझसे दूर मत जाना। शैन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कभी नहीं। जैक आगे बढ़ा और उसके माथे पर होठ रख दिए। शैन की आंखें बंद हो गई। जैक ने बारी बारी उसकी आंखें चूम ली, उसके बाद नाक, और बिल्कुल हल्के से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जब वो पीछे हटा तो शैन की आंखें बंद थी और होठों पर मुस्कान। वहीं दूसरी तरफ अंश और वंश सोनू के पास जाकर बैठे। उसकी आंखें बंद थी और उसकी हालत देख वंश की आंखें बहने लगी। सोनू के गले पर पट्टी लगी हुई थी, उसका चेहरा भी कमज़ोरी से पीला पड़ चुका था। अंश ने खुद को लाख संभाला
पर अब सोनू को देख उसकी आंखें भी नम हो गई। अंश की आंखों से आंसू की बूंद सोनू के हाथ पर गिरी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर कहा। दोनों भाइयों को अपने सामने देख दर्द भरी मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें सामने देखकर वो ना तो उनके गले लग पाई थी और ना ही उनका नीम ले पा रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू देख अंश ने फौरन उन्हें पोंछ कर कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हमें। उसने वंश का हाथ दबाकर और उसे आंखों में ही रोने से मना किया। वंश ने फौरन आंखें पोंछ ली और आगे जाकर सोनू के माथे को चूम लिया। सोनू का ड्रिप लगाया हाथ उसने अपने हाथ में बहुत आराम से पकड़ा और एक्साइट होकर कहा, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? अंश ने कहा, तो ठीक है, मैं खाना नहीं यहीं मंगा लेता हूँ। प्रिंसेस के सामने तुम खाओ, ओके ना? सोनू ने हाँ में आंखें झपकाईं। अंश ने खाना मंगाया और अपने हाथों से वंश को खिलाया। सोनू खुश होकर दोनों भाइयों को देख रही थी। अब उसे जल्द से जल्द इस बिस्तर से उठकर वापस दोनों भाइयों को परेशान करना था। अंश ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जरा सी हरकत और आंखें पढ़ना हम सीख चुके हैं। उसने आगे कहा, लेकिन इस बात के लिए तुम सिर्फ वंश को डांटो, यही वक्त पर खा नहीं रहा। देखो आज भी अभी तक कुछ नहीं खाया। सोनू ने वंश को घूर कर देखा तो वंश ने फौरन कान पकड़ लिए। सॉरी प्रिंसेस, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम जो भी कहोगी मैं वो सब बात मानूंगा। आखिर तुम ही तो हो मेरी ज़िंदगी में सबसे अनमोल और सबसे कीमती चीज़। मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ मेरी प्रिंसेस। बस तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ प्लीज़। थोड़ी देर बाद एक एक कर सब उससे मिलने आए। अंश ने उसे जेनिफर से मिलाया और आज तक जितना उन्होंने सोनू को उनके बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसे ही थे। उन्होंने सोनू को जल्दी से ठीक हो जाने के लिए कहा। सबसे मिलकर सोनू भी थोड़ा बेहतर महसूस कर पा रही थी और दवाइयों के असर से सबके बातों के बीच ही वो सो गई। सब मुस्कुराने लगे और उसे आराम करने के लिए छोड़ा तो वो वहाँ से चले गए। वंश ने अंश को ज़बरदस्ती रूम में भेजकर सोने के लिए कहा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और अब उसे डबल काम को संभालना था। सोनू ने हल्के से आंखें झपका दीं। उसकी आंखों में सवाल था। वंश ने मुस्कान बड़ी कर कहा, हम दुबई में हैं, तुम्हें ऊंची बिल्डिंग देखनी थी ना, तो जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। सोनू ने 2 बारी आंखें झपका दी। वंश की बात सुनकर वो भी बाहर देखने के लिए उत्सुक थी। अंश ने उसके हाथ को सहलाया और प्यार से कहा, जितनी जल्दी ठीक होगी उतनी जल्दी बाहर जा पाओगी। सोनू ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। वो कुछ कहना चाहती थी पर मुंह पर मास्क ऊपर से गले की स्वेलन की वजह से वो कुछ भी नहीं कह सकी क्योंकि जब वो बोलती थी तो उसके गले में उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता था क्योंकि गोली उसके सीधा गले पर ही लगी थी। इसीलिए इन सब में एक्सेल भी उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था। किटी की मदद से वो बस कुछ कदम कमरे से में चलता था। अगले दिन शैन को उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो अब थोड़ा बेहतर था, पर सोनू को अब तक ऑक्सीजन पर रखा था। वो वार्ड में अकेले रहती थी। शेन की वजह से जैक वहां आकर वंश को छेड़ता रहता था और उनकी नोकझोंक देख सोनू भी खुश हो जाया करती थी। लेकिन वहाँ अब सिर्फ वंश और वो ही बचे थे और वंश उसे परेशानी ना हो इसलिए शांति से एक जगह बैठा काम करता रहता था। लेकिन उसका पूरा ध्यान हर पल सोनू पर रहता। सोनू भी समझ रही थी काम ज़्यादा है जिसकी वजह से अंश सो नहीं पा रहा था। हर घंटे आकर उसे देखता। रात को वंश को सोने के लिए भेज वो जागकर काम करता। किटी भी आकर उसे स्टोरी सुनाया करती जिसकी वजह से सोनू भी सो जाती थी। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सोनू को ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसे कमरे में ले जाया गया तो कमरे को देख वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई।
इसका मतलब तुम्हें ये पसंद आया। वंश ने उसे बिल्कुल आराम से बेड पर लेटाकर कहा। सोनू के होठों पर मुस्कान देख ही उनके दिल को सुकून मिल जाता। सोनू ने आंखें झपकाकर ही हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो अब तक बात नहीं कर पा रही थी। यही बात अंश और वंश को परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश ना की हो, पर बात ना कर पाता महसूस कर वो रोने लग जाती। इसलिए अंश और वंश उसे कुछ भी कहने के लिए फोर्स नहीं करते थे। डॉक्टर ने भी कहा था स्वेलिंग की वजह से दिक्कत है और वो जल्दी ही बात कर पाएगी। कियारा मुस्कुराते हुए नॉक कर अंदर आई और कहा, अगर आपको कुछ भी और चाहिए होगा तो हुक्म कर देना। जब आप ठीक हो जाएंगी तो आपको खुद ले जाकर आपकी पसंद से सब अरेंज कर दूंगी। सोनू ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ का अंगूठा ऊपर कर उठा दिया। इस एक हफ्ते में उसकी कियारा ने उसकी पहचान हो चुकी थी और कियारा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब किटी स्टोरी सुनाने आती तो कियारा भी कभी कभी उसे स्टोरीज रीड कर सुना देती थी। कियारा वापस चली गई। वंश और अंश सोनू से थोड़ी दूरी बनाकर लेट गए। इस एक हफ्ते में काम की वजह से उनकी अच्छी खासी कसरत हो चुकी थी और ये बात सोनू उनके चेहरे देख ही समझ पा रही थी। उसने उन दोनों के हाथों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाई और होठों के करीब कर बारी बारी उनके हाथ चूम लिए। उसने आस भरी नज़रों से दोनों को देखा। वंश के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने आगे बढ़कर हल्के से सोनू के होठों को चूम लिया था। इस अंश ने यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी और यही काम जैक ने भी किया था। वो किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और सबसे ज़रूरी कि माफिया छोड़ना उनके बस में नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से पीछे भी हटे तो लोग उन्हें हटने नहीं देंगे, ना ही कोई पीसफुल लाइफ जीने देंगे। उन्होंने सोच लिया था वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया में लिली गुस्से से पागल हो चुकी थी, क्योंकि वो अंश के साथ वहाँ गई थी और वापस उसके बिना ही आ गई थी। इस एक हफ्ते में वो उसके बिल्कुल करीब नहीं आए थे, किसी नाजुक गुड़िया की तरह बस उसका हाथ पकड़कर रह जाते, जैसे उनके छूने भर से वो टूटकर बिखर जाती। जब सोनू की सर्जरी चल रही थी, अर्श के मन में एक ही बात थी कि वो सोनू को खुद से दूर भेज देगा, वरना उसके साथ हमेशा ऐसा होता रहेगा। फिर ख्याल आया वो अकेली है इस दुनिया में और अंश उसे प्रोटेक्शन के साथ भी रखेगा, तो वो दोनों के बिना कैसे रह पाएगी। उसके इस ख्याल को तो वंश की हालत ने पूरी तरह तोड़ दिया। जब उसने कहा था प्रिंसेस को ठीक करो, वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वो उससे सबसे ज़्यादा दुनिया में उसी से प्यार करता था। वो सोनू से तो सबसे ज़्यादा चिढ़ी हुई थी जब से वंश ने उसे चौहान एम्पायर की क्वीन बताकर इंट्रोड्यूस किया था। वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंची और दुबई की फ़्लाइट ले ली। उससे पहले उसने इंडिया में सारा काम संभाल लिया था और उसे पूरा कर ही वो लौट रही थी। दूसरी तरफ क्लोई खुशी के मारे पागल होना बाकी था। उसके एक आदमी ने शैन की खून से लथपथ फ़ोटो उसे भेजी थी। उसने भी मान लिया था कि शैन मर चुका है और बस माहौल शांत होने की देरी वो फिर से जैक के पास पहुंच गया। इन सब के बीच किसी ने भी अटैक और अटैकर्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, पर जेनिफर, अंश, वंश, जैक अपनी अपनी तरह से पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें बस एक क्लू की ज़रूरत थी और सामने वाले को वो नर्क के दर्शन करा देते। आगे की कहानी सुनने के लिए और जानने के लिए कि किसने चौहान मैंशन पर किया अटैक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।